स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। पिछली वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने उसमें हर एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया है मोल कॉन्सेप्ट की। और आज की इस वीडियो में मैं जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ वो है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, स्टोकियोमेट्री और इसके अलावा हम केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करना सीखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है ताकि वो आपस में अभिक्रिया करें और हमें प्रतिफल प्राप्त हो। और इन दो तत्वों में से जिस तत्व की मात्रा कम होगी वो हमारा सीमित अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जिस तत्व की मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। एक्सेस रिएजेंट को हम अतिरिक्त अभिकर्मक कहते हैं। इसे हम आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सीमित अभिकर्मक और अतिरिक्त अभिकर्मक दोनों मौजूद होते हैं। अभिक्रिया में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, यानी कि सीमित अभिकर्मक, और सीमित अभिकर्मक ही तय करता है कि अभिक्रिया में जो फल बनेगा, अभिक्रिया के बाद जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी मात्रा कितनी होगी। इसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि हमारे पास 50 किलोग्राम डाइनाइट्रोजन और 10 किलोग्राम डाइहाइड्रोजन को जब मिक्स किया जाता है तब अमोनिया गैस का निर्माण होता है और हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमित अभिकर्मक के बारे में बताना कि नाइट्रोजन सीमित अभिकर्मक है या फिर हाइड्रोजन सीमित अभिकर्मक है। इक्वेशन की हेल्प से सबसे पहले हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे और चूँकि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 किलोग्राम अमोनिया का निर्माण होता है, इसीलिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन से हमें 60.71 किलोग्राम अमोनिया मिलेगा। ये कैलकुलेशन नाइट्रोजन के लिए था। और अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो 6 किलोग्राम, चूँकि मॉलिक्यूलर वेट इसका 6 कैलकुलेट किया गया है तो 6 किलोग्राम हाइड्रोजन के टर्म में हम पहले बात करेंगे और फिर आगे हम कंपेयर करेंगे। तो 6 किलोग्राम हाइड्रोजन से हमें 34 किलोग्राम अमोनिया मिलता है, इसीलिए हमारे पास जब 10 किलोग्राम हाइड्रोजन होगा तो हम 56.67 किलोग्राम अमोनिया की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो हमारे अमोनिया का निर्माण होगा उसे कंपेयर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि नाइट्रोजन से 60 किलोग्राम के आसपास में हम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं और हाइड्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से 56 किलोग्राम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे कम कौन हुआ, तो हाइड्रोजन सबसे कम अमोनिया निर्माण करेगा, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मीन्स सीमित अभिकर्मक हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन अतिरिक्त अभिकर्मक कहलाएगा। सीमित अभिकर्मक और अतिरिक्त अभिकर्मक अलग अलग रिएक्शंस में, अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मीन्स परमाणु संरक्षण के सिद्धांत। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें एटम के कंजर्वेशन यानी परमाणु के संरक्षण की आवश्यकता होगी। इसकी ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर यह थ्योरी दी गई है। इस थ्योरी के अनुसार अगर परमाणु का संरक्षण होगा, एटम मीन्स परमाणु, तो अगर परमाणु का संरक्षण होगा तो मोल का भी संरक्षण होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझ सकते हैं। सारी बातों को मैंने यहाँ पे लिखकर समझाया है तो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम केवल पोटेशियम एटम के बारे में बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पोटेशियम एटम और प्रोडक्ट साइड जो पोटेशियम एटम है दोनों के मोल्स सेम हैं, मतलब दोनों तरफ मोल्स की संख्या बराबर है।
अब हम कंपेयर करेंगे KClO3 को KCl से। KClO3 मीन्स पोटेशियम क्लोरेट और KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड। जब हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को कंपेयर करते हैं, मतलब जब हम पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोराइड को कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों साइड मोल्स की संख्या बराबर है, नंबर ऑफ मोल बराबर है, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट में और पोटेशियम क्लोराइड में दोनों में एक एक मोल पोटेशियम है। हम सभी मोल का फॉर्मूला जानते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और वेट बाय एटॉमिक वेट। यानी कि जब किसी भी तत्व के दिए गए भार में हम उसके आणविक भार से भाग देते हैं तो हमें उस तत्व का मोल प्राप्त होता है। उसी फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे पोटेशियम एटम के लिए, और ये हमें एक रिलेशन देगा। इस क्वेश्चन में हम पोटेशियम एटम के लिए इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी दूसरे रिएक्शन में किसी दूसरे एटम की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे भी हम इसी तरह से किसी भी एटम का कंजर्वेशन कर सकते हैं। स्टोकियोमेट्री का यूज़ हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन और स्टोकियोमेट्री दोनों एक जैसी चीज़ें, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स के लिए करते हैं। फ़र्क इतना है कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में हम परमाणु के संरक्षण की बात करते हैं और स्टोकियोमेट्री में हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के मदद से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम स्टोकियोमेट्री का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें उस अभिक्रिया में मौजूद तत्व के भार का अनुपात पता होगा। जब हम स्टोकियोमेट्री की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। हम उस इक्वेशन को बिना बैलेंस किए हुए भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं उसे समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं। इसमें हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन की मात्रा बतानी है जो कि 1 ग्राम कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कैल्शियम के मोल्स को कंपेयर करके इसे सॉल्व करेंगे, और मोल के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मोल कैलकुलेट करना है तो हम उसके गिवन वेट में हमें जो तत्व का भार दिया गया उसमें उसके परमाणु भार या आणविक भार से भाग देकर के मोल निकाल सकते हैं। तो उसी फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे हम ऑक्सीजन के वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड था। अब दूसरे मेथड में हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड मेथड हमारा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम एटम के लिए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे और कैल्शियम के मोल्स को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कंपेयर करेंगे, जिससे हमें एक पहला इक्वेशन मिलेगा। और फिर दोबारा हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए, और इसमें भी सेम हम करेंगे। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के मोल्स को कंपेयर करेंगे और इससे हमें हमारा दूसरा इक्वेशन मिलेगा ऑक्सीजन के लिए। इतना करने के बाद हम कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स को हम यहाँ पे हटा देंगे और सिर्फ ऑक्सीजन के, चूँकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं इसलिए हम कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करेंगे और इससे हमें ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब हम स्टोकियोमेट्री के हेल्प से किसी भी एलिमेंट के वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक बिना परमाणु संरक्षण सिद्धांत के और दूसरा परमाणु संरक्षण सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के हेल्प से। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन और स्टोकियोमेट्री को अच्छे से समझा हो, इस पर प्रैक्टिस अच्छे से किया हो, तो ये भी समझ में आ जाएगी। और केमिस्ट्री में इसे समझना बहुत ही ज़रूरी भी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। ये दो तरीके बहुत ही
यूज़फुल है, ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड की। तो इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें बस ये देखना होता है कि हमारे अभिकारक और प्रतिफल यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो। तो इसे मैंने समझने के लिए 3 स्टेप में डिवाइड किया, जिसमें पहले स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस किया गया, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन को और तीसरे स्टेप में सल्फर एटम को बैलेंस किया गया और लास्ट में तीनों स्टेप को जोड़ कर लिख दिया गया ताकि हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिले। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं, हमें इसे बैलेंस करना है और इसमें रिएक्टेंट साइड सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट में जो H2O उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है और रिएक्टेंट में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और इसे बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर हो चुका है। अब स्टेप थर्ड में हम सल्फर एटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास सल्फर भी 2 हो गया रिएक्टेंट में और 1 पहले से था, यानी कि टोटल 3, और प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ 1 ही सल्फर एटम है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमारा सल्फर भी बैलेंस हो जाएगा। तो हमें जो इससे फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमारा होगा 2H2S प्लस SO2 और हमें प्रोडक्ट इससे मिलेगा 3S प्लस 2H2O। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो दूसरा मेथड है वो है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड में दिए गए केमिकल इक्वेशन को हम अपने सुविधा के हिसाब से 2 या 2 से अधिक सिंपल केमिकल इक्वेशन में बांट देते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उन्हें 2 या 2 से अधिक स्टेप में बांट देते हैं और हर स्टेप को हम हिट एंड ट्रायल मेथड के हेल्प से बैलेंस करते हैं। और तभी बैलेंस हो जाए तो हम देखते हैं कि सबसे कॉमन एटम्स जो भी हर स्टेप में मौजूद होंगे उन कॉमन एटम को हम एलिमिनेट कर देंगे और फाइनली सभी स्टेप को ऐड कर देंगे, सभी स्टेप को जोड़ देंगे। इतना करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। दिए गए केमिकल इक्वेशन को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है और हर एक स्टेप बैलेंस किया गया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट, दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस किए हुए हैं। पहले स्टेप में रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, 3 और उधर 2, 3 दूनी 6, और प्रोडक्ट में 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन हमें मिल गया। हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 NO के साथ और 1 H2O के साथ। बाकी बचे हुए ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 3 लिया गया है। इसी तरह दूसरे और तीसरे स्टेप को भी बैलेंस किया गया है। बैलेंस करने के बाद इन तीनों स्टेप से ऑक्सीजन और कॉपर ऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया गया है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कॉमन है। ये अलग अलग 2 स्टेप में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें कॉमन लेकर एलिमिनेट कर दिया गया है और फाइनली सभी को जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आया है वो हमारा फाइनल इक्वेशन है और बैलेंस्ड इक्वेशन है। आज हमने पढ़ा लिमिटिंग रिएजेंट एंड काइनेटिक रिएजेंट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, स्टोकियोमेट्री और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा मैंने अपने पिछली वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सभी के क्वेश्चंस मैं लिंक में दे दूंगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि ये आप अच्छे से समझ सकें और आगे ऐसे प्रॉब्लम्स आप कर सकें। जल्द ही मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक्स के साथ।